भाई आज बड़ा उलटफेर हो चुका है। पर अगर हम बात कर ले, दोनों कैप्टन आज जीतने के लिए तो नहीं, हारने के लिए जरूर खेल रहे थे। अगर मैं डिसीजंस की बात कर लूं, पहले मैच में ऐसे कुछ डिसीजन जिसके ऊपर बात करनी तो बनती है। राजस्थान और केकेआर का मैच था, जिसमें भाई केकेआर ने फाइनली अपनी पहली जीत हासिल कर ली। अगर मैं बात करूं, राजस्थान को यह मैच जीतना चाहिए था, पर कुछ एक डिसीजन ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा ही मैच पलट गया। अगर मैं बात कर लूं केकेआर की, पहले केकेआर ने उसमें ऐसा डिसीजन लिया बॉलिंग करते हुए जो सबको चौंका देने वाला था। आपके पास ऐसा एक बॉलर रखा हुआ है जिसका नाम है रॉय, जिसको आप पहले सारे मैचेस में पावर प्ले में यूज कर रहे थे, पर आज आपने क्या किया, उसका एक ओवर तक नहीं डलवाया, जबकि स्पिन को अच्छी खासी हेल्प मिल रही थी ये विकेट के ऊपर। आपके वरुण चक्रवर्ती और सुनील रायन कैसी बॉलिंग करके गए हैं, और रॉय को आपने एक ओवर भी नहीं करवाया। अजिंक्य रहाणे के ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे उनकी कैप्टनसी के ऊपर, कैसे वो लोगों ने बॉलिंग रोटेशन की। वो चीज मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी, और मुझे पता है जो जो लोग क्रिकेट प्रॉपर फॉलो करते हैं उनके दिमाग में भी यही क्वेश्चन होगा कि भाई किस वजह से। उसका आंसर भी बाद में कोई दिया नहीं गया सही तरीके से। ये तो आज वो मैच जीत गए, बाकी यही एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे कि केकेआर मैच अगर हारती ये वाला, तो उसका बड़ा रीजन एक यही था। यहाँ पे टोटल 120 125 के ऊपर नहीं जाना चाहिए था राजस्थान का, जिस तरीके से उनकी गुच्छे में विकेटें गिरी। पहली उनकी इनिंग जरूर लगी, पार्टनरशिप लगी, मानते हैं, ऊपर से रन बने, वैभव सूर्यवंशी अच्छा खेल के गए, जायसवाल ने अच्छी बैटिंग करी, बट उसके बाद उनकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग चली ही नहीं। पर जो वो रन बने हैं वो क्रूशल रन थे उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम पे मुझे भी लगने लग गया था कि भाई अगर इतने रन सिर्फ राजस्थान यहाँ पे बना सकी है, तो केकेआर की बैटिंग तो कुछ भी नहीं कर रही। पर केकेआर की बैटिंग ये पिच के ऊपर क्या चेज कर पाएगी। वो तो आज अच्छा हुआ कि अजिंक्य रहाणे के ऊपर इसलिए सवाल नहीं उठे क्योंकि रिंकू अच्छी पारी खेली। रिंकू इतने दिन का बल्ला शांत होते होते आज फाइनली वो एक अच्छी इनिंग खेल के गए, जिसके लिए केकेआर अपने पहले 2 अंक हासिल कर सका बिन से। पहले एक अंक मिला हुआ जरूर था, बट वो तो दाम में मिला हुआ था, आपको बारिश हो गई मैच में, इसके लिए आपको 1 अंक मिला था। आज पहली विन आपको मिली है। आपने विकेट बनाई प्रॉपर स्पिन की, और स्पिनर आपका एक भी ओवर नहीं करके गया। ओवर किसको दिया कैप्टन ने? रमनदीप सिंह को। पार्ट टाइमर बॉलर, 2 ओवर में 26 27 रन खा गया वो बंदा। और अगर आप वही 2 ओवर अनुकुल रॉय को देते, मेरा पक्का मानना है कि वो विकेट भी चटका के देता, और उसको 10 से 12 रन के ऊपर रन नहीं पड़ते। सो ये कुछ फालतू का डिसीजन हुआ था केकेआर की वजह से, जिसके कारण इतना टोटल लग सका। और फिर हम बात करें तो जी रेयान पराग भी हमारे किसी से पीछे थोड़ी है, वो भी डिसीजन लेने में ऐसा कुछ गलत पीछे थोड़ी हटेंगे। सो उन्होंने भी एक डिसीजन लिया, सो उनकी भी बात कर लेते हैं, जिनके कारण मुझे लग रहा है मैच टर्न हो गया प्रॉपर तरीके से केकेआर के लिए। जब ऊपर से विकेटें गिर चुकी थी, जब मैच फंस चुका था, जब पॉवल आउट हुए, उसके बाद रॉय आए, रिंकू सिंह फिलहाल ढूंढ रहे थे अपना टच। तभी तक कुछ भी उसके बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, सिंगल डबल के स्कोर आ रहे थे। रमनदीप आउट हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई जड्डू इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जब रविंद्र जडेजा ने कितनी तगड़ी बॉलिंग करी है, और आपने उसको चौथा ओवर नहीं करवाया। कैप्टन ने इंट्रोड्यूस खुद को कर दिया वहां पे। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना ही था, जो आपका तीसरा फास्टर बॉलर था, भाई उसको इंट्रोड्यूस पहले कर देते हो ओवर। आपने खाए आगे 10 रन। अगर जड्डू वो ओवर डालता, मुझे नहीं लग रहा। अभी बहुत लोगों का ये भी होगा कि भाई लेफ्टी खेल रहा था, लेफ्टी बॉलिंग कैसे करेगा, ये है वो है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। लेफ्टी अगर तगड़ी बॉलिंग कर रहा है, लेफ्टी बैट्समैन आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर बॉलिंग करवाने में दोहरा ही क्या, सोचना ही क्या उसमें। आप बॉल जड्डू को पकड़ाते हैं वहां पे, भाई उसके एक्सपीरियंस का काम तब आता है। फिर एक्सपीरियंस काम इसीलिए आता है ना कि ऐसी सिचुएशन में से आपको निकाल सके। अगर आप वहां पे रन नहीं खाते, क्या पता रविंद्र जडेजा वहां पे रिंकू सिंह का विकेट लेके दे देता आपको। और उसके बाद सिर्फ 3 ओवर थे, जिसमें से मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है अगर रिंकू सिंह क्रीज के ऊपर नहीं होते तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं था केकेआर के लिए। नीचे चाहे सुनील नारायण पड़ा था उनके पास, चाहे रॉय भी खड़े थे, ये पॉसिबल होता ही नहीं किसी तरीके से भी। सो ये थी पहली गलती। दूसरी गलती, एक नया बॉलर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसका बच्चे का डेब्यू है। बच्चा इसीलिए बोल रहा हूं कि अब भी उसकी उम्र 17 18 साल होगी, उसका पहला मैच है। आपका कैप्टन उसको ओवर कौन सा दे रहा है? छठा ओवर, पावर प्ले का वो ओवर जिसमें बल्लेबाज अपना हाथ खोलते हैं। भाई पता नहीं पराग की अकल कहां गई हुई है, उसको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि मैं किसको ओवर दे रहा हूं। वहां पे आपको स्पिन लेके ही आनी थी भाई। रविंद्र जडेजा कब यूज करोगे उसको? आप उसके 4 ओवर यूज ही नहीं कर रहे हो। वो इतना प्लेयर इतना अच्छा है, इतने मैचेस खेला है, इतना इंडिया के लिए खेला है, भाई कब यूज करोगे उसको आप प्रॉपर तरीके से? बैटिंग तो उसकी ऐसे भी कभी कभार आती है नीचे, एक आध मैच में आई है, 1 2 मैच में रन भी बना के दे दिए उसने, पर बॉलिंग में तो यूज कर लो भाई उसको। मतलब ये डिसीजन उसके इतने गलत थे, जिसके कारण मैच पूरा टर्न हो गया। केकेआर ये मैच राजस्थान से ले गई। बाकी आज राजस्थान का जीतना भाई बनता था ये मैच में 110%।
और अगर मैं ये मैच को छोड़ दूं, ये मैच की बात हो गई, लास्ट तक मैच गया, फंसा फंसा मैच लग रहा था, बैटिंग पिच नहीं लग रही थी, बॉलिंग पिच थी प्रॉपर तरीके से। तो अब मैं उल्टा दूसरे मैच की बात करूं, जिसमें भाई पंजाब वालों ने लखनऊ जैसी बॉलिंग, लखनऊ के बॉलर आज वो खेल रहे थे जो प्रॉपर तरीके से इन फॉर्म है। उसमें मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, अवेश खान, भाई ऐसे ऐसे बॉलर थे जो टीमों को हिलने नहीं दे रहे थे अभी तक। उनके खिलाफ मुझे लग रहा है हाईएस्ट स्कोर बना है लखनऊ के खिलाफ 170 की 180। वो हिलने नहीं देते, ऐसी बॉलिंग लाइन है भाई, उनका धागा खोल दिया। पंजाब कैसे इतने गंदे तरीके से मार के गई है। हिसाब लगा लो कि स्टार्टिंग में विकेट गई तो सबको ऐसा लगने लग गया था कि भाई प्रभ सिमरन आउट कर लिया, जो इनफॉर्म लग रहा है बैट्समैन इनका, अब तो जल्दी समेट देंगे इनको, इनके 180 190 ही बनेंगे आज। बट वहां से भाई कॉनली एंड प्रभ सिमरन नाम का प्रयांश आर्या नाम का एक तूफान आया, जो भाई लखनऊ वालों को उड़ा के ले गया। भाई किस तरीके की बैटिंग, सिर्फ छक्कों में डील करी है, चौके मारने तो सीखे ही नहीं है। ना प्रयांश आर्या पीछे हटे, ना कूपर कॉनली ने स्टार्टिंग में अपना टाइम लिया, प्रॉपर तरीके से सेट हुए, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से लखनऊ के बॉलरों को सेट कर दिया। भाई इसमें कुछ डिसीजन पंत के भी गलत थे, उनकी बात कर लेते हैं। पंजाब की बात हम बाद में करते हैं। पंत के डिसीजन कौन कौन से मेरे को जो गलत लगे, शायद कोई एग्री करे मेरे साथ, शायद ना भी करे, भाई आपका सोचना में भी अलग हो। सो पहली बात अगर मैं उसमें कर लूं तो जी, जो रिव्यू आप हर बार ले लेते हो, अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, पंत पहले होता है पीछे से ये करने वाला। आज मिचेल मार्क्स बोल रहा है कि भाई आउट है, आप ले लो रिव्यू, वहां पे आपको एक विकेट मिलती ना, बहुत बहुत चेंज हो जाता वहां से। नए बैट्समैन आता वापस से, वो सेट होने में टाइम लेता, तो इतना टोटल नहीं लगता। मे भी 210 215 लगते, 220 लगते ज्यादा से ज्यादा, बट इतना बड़ा टोटल नहीं मार जाते वो लोग। कूपर कॉनली की विकेट चली गई थी वहां पे, और उसके बाद जी फिर उसका कैच भी छोड़ा गया। अगर आप ऐसे खतरनाक बैट्समैन को ऐसे जीवन दान दोगे, वो तो मारने वाले ही है। सो फील्डिंग दोनों तरफ से कुछ इस प्रकार की हुई। दूसरी तरफ भी मैं बात करूंगा, जब पंजाब की बात करूंगा जी, लखनऊ वालों का ये डिसीजन गलत था। फिर उसके बाद रहती कुछ कसर उन्होंने वहां पे निकाल दी जी, जहां पे मतलब चौंकाने वाली बात ये थी कि यार मार्कम आप इतना नीचे कैसे भेज सकते हो? जो बंदा रन करके आया है, आप उसको किस चीज के लिए बचा के रख रहे हो? वो तो पावर प्ले का बैट्समैन है। चलो ठीक है, मान लिया आपने धोनी को ऊपर भेज दिया, ठीक है, वो रन भी बना गया उतने जितने उसने हिस्से में बनाने थे। पंत खुद फॉर्म में नहीं है, पूरन खुद फॉर्म में नहीं है, भाई उनके ऊपर तो मार्कम को आना चाहिए था ना। वन डाउन भेज देते मार्कम को अगर ओपनिंग नहीं करवानी थी। तो वन डाउन भी नहीं आया भाई साहब, उनको तो पता नहीं कौन से नंबर के लिए बचा के रखा हुआ था। पंत भी आ गए, पूरन भी आ गए, फिर कहीं जाके मार्कम भेजा जब मैच तो बिल्कुल हाथ से निकल गया था, तब मार्कम आगे भी क्या ही कर लेता। पहली बात तो भाई मार्कम और मार्क्स को चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ओपनिंग अच्छी खासी करके दे देते हैं भाई, कोई ना कोई तो रन बना ही रहा था। ऐसे भी कौन से नीचे के बल्लेबाज आपके चल रहे हैं जो उनको आप ऊपर से चेंज कर रहे हो? प्रॉब्लम तो आपकी सारी मिडिल ऑर्डर में है, जहां पे मिडिल ऑर्डर में कोई बंदा चल नहीं रहा। अभी तक पंत ने अच्छे रन नहीं बनाए, निकलस पूरन बिल्कुल फ्लॉप गए हैं, फिर अभी तक समाज को चांस दे रहे थे, समाज फ्लॉप गए थे। आज उसकी जगह हिम्मत संधू को खिलाया, वो बंदे को एक बॉल मिली खेलने को। मतलब आप क्या ही डिसीजन ले रहे हो? बैटिंग लाइनअप आप कब अपनी स्टेबल करके बैठोगे भाई? कॉम्बिनेशन अगर हर मैच में चेंज करोगे, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर मैच में आपके रन भी बन जाएंगे। एक स्टेबिलिटी तो लेके आनी पड़ेगी ना टीम में। कुछ बंदों को एक फिक्स पोजीशन देनी पड़ेगी, जिसके रीजन के ऊपर आपकी टीम अच्छे रन कर सकती है। अभी तक तो मुझे लग नहीं रहा कि आपको इतना बड़ा टोटल लगा भी था। अभी के जितने भी आपने मैचेस खेले थे, आपके लो टोटल वाले सारे मैच हुए थे जिसमें आपकी बॉलिंग ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखे दिया था। सो वो आज बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस गया बॉलिंग का भी। सिर्फ एक बंदे की तारीफ करनी उसमें से बनती है, वो है जी प्रिंस यादव। भाई ऐसे मैच में जहां पे सब बॉलर पिटे हैं उनके, शमी इतना एक्सपीरियंस बॉलर भी पिटा है, मोहसिन खान जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो भी पिटा है, अवेश खान भी पिटा है। भाई प्रिंस यादव भाई बंदा क्या ही बॉलिंग करके गया है। जो वो लास्ट के 2 ओवर वो डाल के गया ना, एक 18वां और एक 20वां, वो बहुत बड़ा डिफरेंस डाल गया। वरना तो वहां पे टोटल मुझे तो लग रहा था 270 275 मारेगी आज पंजाब, जिस तरीके से खेल रहे थे। अभी तो बैट्समैन नीचे पड़े हुए थे, जिस तरीके की बैटिंग ऊपर हुई थी तो नीचे वाले तो और भी खतरनाक तरीके से मार सकते थे। पर प्रिंस यादव भाई एक नंबर बॉलिंग करके गया है, जिसके कारण ये टोटल थोड़ा सा छोटा लगा। छोटा तो नहीं बोलेंगे, ये टोटल भी बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जी पंजाब की। पंजाब में तो अभी कमी क्या ही निकाले भाई, जिस तरीके की बैटिंग हुई है, जिस तरीके की बैटिंग होनी चाहिए थी उसी तरीके की बैटिंग हुई है। आज प्रभसिमरन और सरपंच साहब नहीं चले तो जी प्रयांश आर्या और कूपर कॉनली ने वो जिम्मा संभाल लिया।
वो किसी मैच में पंजाब के दो दूसरे चल जाते हैं, वो इन्होंने बारी बांधी हुई है कि एक मैच में ये चलेंगे, दूसरे मैच में ये रन बनाएंगे, तीसरे में वापस वो बनाएंगे। सो उनका सही चल रहा है। नीचे भी बैट्समैन है, आज शशांक सिंह को भी हाथ खोलने का मौका मिला। स्टोनिस ने भी अपने जौहर दिखाए भाई, जो उसने बंदे ने छक्के मारे हैं, वो गजब ही बैटिंग कर रहा था, वो रिदम में दिख रही है नीचे की बैटिंग लाइनअप भी। और उसके बाद बॉलिंग की बात करो तो जी अर्शदीप सिंह, क्या स्टार्ट दिया है बंदे ने, बहुत फॉर्म इन फॉर्म बैट्समैन। जो आगे खेल रहे थे मार्श और बिदोनी, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, उनको रोक के रखा। स्टार्टिंग के ओवर्स में रन नहीं दिए, जिसका रीजन था कि लखनऊ पीछे चली गई। लखनऊ को अगर जीतना था तो पहले 6 ओवर में कम से कम नहीं तो उनको 100 रन बनाना पड़ता, या तो 90 या तो 95 रन कम से कम मिनिमम मारने पड़ते अगर ये मैच उनको जीतना था। पर पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए हैं जी। बार्टलेट ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, अर्शदीप ने बॉलिंग करी बहुत अच्छी। जैनसन हाईएस्ट विकेट टेकर था पंजाब के लिए, उसने अच्छी विकेटें निकाली, अच्छी बॉलिंग करी। चहल चतुर हमारा बहुत अच्छी बॉलिंग करके गया है, वो भी गजब एक नंबर बॉलिंग करके गया है। प्लस विजय बैशित भाई, वो बंदा नया स्टार, इतने तगड़े बॉलरों में एक नया लड़का खेल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग। मिडिल ओवर में जो संभालना था, टीम का जिम्मा उठाना था, वो चहल के साथ मिलकर उसने बाखूबी निभाया। सो आज बहुत अच्छा खेले पंजाब वाले। अगर इसी तरीके से खेलते रहेंगे, मुझे लग नहीं रहा कि भाई एक आध हार से कोई उनको फर्क पड़ेगा भी पूरे टूर्नामेंट में। पर वो हार ऊपर वाले मैचेस में जाके नहीं आनी चाहिए भाई। अगर हारना होगा ना एक आध मैच, तो पहले हार जाना। सेमीफाइनल फाइनल में जाके हमें नहीं कुछ भी ऐसा करना है जहां पे मुझे दिख ही रहा है कि पंजाब फाइनल तो खेल रही है भाई, दूसरी टीमें लड़ लो आपस में, जो पंजाब के सामने आके फाइनल खेलने वाली है। बाकी पंजाब तो फाइनल खेल रही है, वो पक्का हो चुका है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है भाई, अभी तक किसी से हारे नहीं है, जितने मैच खेले हैं सारे मैच अभी तक जीते हैं। सो ये थे जी आज के मैच जिनकी हमने आपसे बात करी। अब बात कर लेते हैं जो मुकाबला कल खेले जाने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंतजार करी है गुजरात टाइटन वालों ने बॉम्बे वालों की। मुंबई नगरी से हार के 2 मैच कंटिन्यू अपने अब पहुंचे हैं गुजरात। गुजरात के ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा। गुजरात अपने होम ग्राउंड में जीत रही है कंटिन्यू, और बॉम्बे वाले अपने होम ग्राउंड मैचेस हार के आए हैं, परफॉर्मेंस अच्छा आ नहीं रहा है, कॉम्बिनेशन सेट बैठ नहीं रहे हैं, कैप्टनसी के बांधे हुए पड़े हैं। बड़े स्टारों को बाहर करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं बॉम्बे में। क्या क्या बात करें भाई, उतनी ही कम है। अगर हम बात कर ले भाई, जसप्रीत बुमराह अभी तक विकेट नहीं मिली है। जो सबसे बड़ा रीजन हार का है, बॉम्बे का हारने का, वो है जी जसप्रीत बुमराह का ना चलना। क्योंकि बॉलिंग में और कोई दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ एक मुंबई इंडियन में बुमराह ऐसा बॉलर है जिसके दम के ऊपर आप आगे मैचेस जीत सकते हो, पर उसका चलना जरूरी है। क्या पता कल बुमराह गेम चेंज कर दे। कल होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, बुमराह अपने होम ग्राउंड में जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपने होम ग्राउंड में जा रहे हैं। सो उम्मीद पूरी करी जाएगी बॉम्बे वालों से कि भाई थोड़े चेंजेस लेके आओ। जो परफॉर्मेंस बंदे नहीं दे रहे हैं, फालतू के अपने लाइनअप में बिठाए हुए हैं, उनको बाहर कीजिए। जो बाहर आपके पास अच्छे बंदे बैठे हैं, उनको चांस दीजिए। मेरे हिसाब से अगर कल रोहित शर्मा वापस आते हैं तो भाई डीकॉक को निकालने की गलती बिल्कुल मत करना। डीकॉक ने अपने आप को प्रूफ किया है भाई, पहले पहले ही मैच में वो 100 मार के गया है। सो उसका बाहर बैठना तो बनता ही नहीं है। सो रिकल्टन हो गया जी, उसके साथ डीकॉक और रोहित, ये तो खेलेंगे खेलेंगे। सो ओपनिंग आप करवा लेना, फिर भाई डीकॉक और रोहित से वन डाउन आपके रिकल्टन आ जाएंगे, क्योंकि रिकल्टन ने साउथ अफ्रीका में भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे रन मारे हैं नंबर 3 पे, जहां पे मार्कम और डीकॉक ओपनिंग कर रहे थे और रिकल्टन 3 नंबर पे खेल रहे थे। सो ये हो गया जी ऊपर का बैटिंग ऑर्डर। फिर 4 नंबर पे आप नमनदीप को अगर टीम में रख ही रहे हो, लास्ट मैच में भी उसने रन किए हैं, उसको बंदे को टाइम चाहिए होता है। आप उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आके वो सीधा बल्ला घुमाना चालू कर दे, तो उसको नीचे के लिए बहुत बचा के मत रखो। सो 4 नंबर पे नमनदीप हो गए। आप बोलोगे फिर स्काई कहाँ गया? स्काई गया जी मेरी टीम में से बेंच पे। सो स्काई परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मैं तो उसको टीम में नहीं रखना चाहूंगा, मैं तो उसको बाहर बिठाना चाहूंगा भाई। परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, टीम का माहौल खराब हो रहा है उसकी वजह से। सो 4 नंबर नमनदीप हो गया जी। 5 नंबर हार्दिक पांड्या एज कैप्टन खुद हो गए। 6 नंबर पे रदरफोर्ड हो गए। फिर 7 नंबर पे आपको ऑलराउंडर सैंटनर खिलाना है, उसको खिला लो। फिर शार्दुल ठाकुर हो गए जी। फिर आप बॉलर अश्विनी कुमार के साथ जाओ, बुमराह के साथ उसकी जोड़ी बनाओ। दीपक चहर नहीं चल रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाओ। तिलक वर्मा नहीं चल रहे हैं, उनको भी बाहर बिठाओ। जब तक बंदे बाहर बैठेंगे नहीं, आंखें खुलेंगी नहीं, परफॉर्मेंस आएंगे नहीं, आपकी टीम का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। सो ये कुछ हाल है जी बॉम्बे के। अगर मैं दूसरी साइड बात कर लूं, हाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। हाल इसीलिए ठीक है क्योंकि ऊपर के 2-3 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं। कैप्टन लीड कर रहा है, रन बना रहा है टीम के लिए और मैचेस जिता रहा है। सो गिल, साई और बटलर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है कल के मैच में भी। अगर ये तीनों की विकेटें बुमराह ऊपर के ओवर्स में कहीं निकाल देता है, तो भाई जीटी भी आपको फंसती हुई नजर आएगी। उसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि गला फट गया भाई बोल बोल के हर एक वीडियो में हमारा, तो भाई हमारी थोड़ी ना मैनेजमेंट सुनने वाली है। मैनेजमेंट अंधी हो चुकी है जीटी की। भाई मिडल ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है कंटिन्यू, पता नहीं बार बार वही प्लेयर्स को चांस क्यों मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जी फिलिप्स की।
फिलिप्स प्रॉपर तरीके से फ्लॉप, अभी तक आईपीएल में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसके बहुत अच्छे रहे हैं एज ए फील्डर। सो एज ए फील्डर ही खिलाओ भाई, फिर आप उसको एज ए बैट्समैन क्यों रख रहे हो? बॉलिंग करता है वो थोड़ी बहुत, बॉलिंग उसको देते नहीं है, सो उसका खेलने का कोई रीजन बनता नहीं है। आपके पास बहुत तगड़ा ऑलराउंडर बैठा है डग आउट में, उसको आप वेस्ट मत कीजिए। जेसन होल्डर जैसा बॉलर प्लस बैटिंग जो तगड़ी हिट्टे मार के दे सकता है, नीचे से मैच निकाल के दे सकता है, सो वो बंदा बैठा है, उसको खिलाओ भाई, यूज करो। कब यूज करोगे उसका? अगर उसको लिया है तो बाहर बिठाने के लिए थोड़ी लिया है आपने, सो उसको यूज कर लो। फिलिप से फील्डिंग करवा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। फील्डिंग के लिए कौन मना कर रहा है? फील्डिंग करवाओ फिलिप से, फील्डर लिया हुआ है अपने, बैटिंग तो वो कुछ करके दे नहीं रहा आपको, बॉलिंग ऐसे भी करवा नहीं रहे उससे। सो जेसन होल्डर आ गए जी। फिर अनुज रावत नाम का एक लड़का बैठा हुआ है, बार बार बोल रहे हैं, मुझे पता है, मैंने बोला भी है वीडियोस में कि बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, पर बात करनी बनती है। जिस तरीके का डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस लड़का देके आया है भाई, उसका खेलना बनता है। सो उसको एक चांस मिलना चाहिए भाई, 110%। अनुज रावत को खिलाओ, शाहरुख खान को बाहर करो, तिब्बतिया बाहर करो भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए। अगर नीचे से टीम फंसेगी, जो लास्ट मैच में हमने देख लिया भाई, जो मैच 17 ओवर में खत्म होना चाहिए था ना, आपके ये नीचे वाले प्लेयर उसको 20 में ओवर तक ले गए। वो कोई सामने वालों की उपलब्धि नहीं थी बॉलरों की कि बहुत अच्छा कर दिया, आपके बैट्समैन घटिया खेले हैं जिसके कारण 20 में ओवर तक मैच गया। बाकी कैप्टन इतनी ऊपर अच्छी इनिंग खेल के गया, इतना अच्छा मैच बना के गया, और टोटल चेज हुआ है 20 में ओवर में जाके। सो आप सोच लो कि कुछ कर नहीं रहे हैं भाई, अच्छा मैच बना के दिया, उसको भी इस तरह फिनिश कर रहे हैं। अब सोच लो कि अगर बड़ा टोटल लगा होगा, ऊपर के लोग जल्दी आउट हो गए, तो नीचे वाले कुछ नहीं करने वाले। बाकी बॉलिंग जीटी की बेस्ट है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। राशिद खान भी फॉर्म में है, प्रसिद्ध कृष्णा भी फॉर्म में है, सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रबाड़ा भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो हर एक बंदा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बॉलिंग लाइनअप में कोई डाउट ही नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप हो रही है। सो कल का मैच बहुत बहुत टफ होने वाला है। हाल फिलहाल मुझे जीटी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, सो मैं तो जाऊंगा जी जीटी के साथ। और बॉम्बे वालों को अगर कुछ करना है तो उनको भाई वो बंदों को निकालना पड़ेगा जिनके परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं भाई। आप बड़े स्टार्स, बड़े नाम देख के मत जाओ। सो ये मेरा कुछ कहना है कल के मैच के लिए। तो ये थोड़ी सही बातें थी जी जो आपसे करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो भाई। अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। बाकी जी प्यार बनाए रखें अपना, देखते रहें, तब तक के लिए रब रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।